क्या एक अमीर और प्रॉपर्टी वाली पत्नी को भी पति से मेंटेनेंस मिल सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर पत्नियां तो सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बन जाएंगी, है ना? क्या आपको भी लगता है कि जब दोनों पार्टनर कमा रहे हो तो मेंटेनेंस सिर्फ एक तरफा क्यों हो? मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस में एक पत्नी जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी और एक कंपनी से अच्छी खासी इनकम थी, फिर भी पति से 30,000 रुपए प्रति माह का अंतरिम मेंटेनेंस मांग रही थी। आज आप सीखेंगे कि कानून की नजर में जरूरत और आरामदायक जीवन का क्या मतलब है और क्यों कोर्ट ने इस मामले में पति के पक्ष में फैसला सुनाया। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो किसी भी कानूनी झमेले में पड़ने से पहले सही कदम उठाना चाहते हैं। यह केस सुपरहिट कोर्ट रूम ड्रामा की तरह है दोस्त, जिसमें पति ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी पत्नी को हर महीने 30,000 रुपए का इंटरिम मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया था। पति का कहना था कि उसकी पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम और अमीर है, उसके नाम पर कई अचल संपत्तियां मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और उसे एक कंपनी से अच्छी खासी इनकम और डिविडेंड भी मिलता है। पति ने यह भी बताया कि वह अपने बेटे की जरूरतों और नीट कोचिंग का खर्च उठा रहा है और उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसका एकमात्र चैलेंज पत्नी के लिए दिए गए मेंटेनेंस पर था। अब दूसरी तरफ पत्नी ने भी दलील दी कि उसे जो भी डिविडेंड मिला था वह उसने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। उसने यह भी कहा कि उसकी एक प्रॉपर्टी उसके पिता ने खरीदी थी और अपनी माँ के नाम कर दी थी, जिसे बाद में उसके पिता ने अपने नाम पर सेटल कर लिया। पत्नी का यह भी आरोप था कि पति ने जानबूझकर ऐसा किया। अब समझते हैं अदालत का फैसला और उसके मुख्य बिंदु। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस पी.बी. बालाजी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। यहाँ अदालत के फैसले के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो आप सभी को समझना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर जरूरत या लग्जरी को समझें। कोर्ट ने कहा कि धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम मतलब सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का उद्देश्य पत्नी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि उस तरह का आरामदायक जीवन मतलब कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए इंटरिम मेंटेनेंस देना है जैसा वह अपने वैवाहिक घर में जीती थी। देखो, पत्नियों की इनकम का महत्व समझो। कोर्ट ने पाया कि इस केस में पत्नी के पास पहले से ही अचल संपत्तियां थी और डिविडेंड के रूप में एक अच्छी खासी इनकम थी। कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी के पास खुद ही इतना पैसा है तो उसे पत्नी से और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अदालत ने पत्नी के इस तर्क को बोनाफाइड मतलब नेक नियत नहीं माना कि उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम पर कर दी थी ताकि पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सके। कोर्ट ने इसे सिर्फ पति की आपत्ति से बचने का एक तरीका माना जो दिखाता है कि पत्नी के इरादे सही नहीं थे। अब समझते हैं इस केस में कानून का डीप एप्लीकेशन। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण थी धारा 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, धारा 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मुकदमे का खर्च और इंटरिम मेंटेनेंस की बात करता है मतलब मेंटेनेंस स्पेंडेड लाइट एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग। यह धारा बताती है कि अगर किसी भी पति या पत्नी के पास कानूनी कार्यवाही जैसे तलाक, जुदाई आदि के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है तो अदालत उन्हें मुकदमे का खर्च और अंतरिम मेंटेनेंस जिसे हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं देने का आदेश दे सकती है। अब समझो, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मतलब आरामदायक जीवन का महत्व। यहाँ आरामदायक जीवन का महत्व यह नहीं है कि आप अपने पति से मर्सिडीज मांग लें और भारी गर्रा के जिएं। नहीं, इसका मतलब है कि आप उसी तरह का जीवन स्तर बनाए रख सकें जो आपके वैवाहिक घर में था। यह किसी के जीवन स्तर को गिराने के लिए नहीं है बल्कि उसे बनाए रखने के लिए है। समझो, कौन ले सकता है इसका लाभ? यह धारा पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है। अगर पति भी आर्थिक रूप से कमजोर है और पत्नी कमा रही है तो वह भी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि धारा 24 का उद्देश्य किसी अमीर व्यक्ति को और अमीर बनाना नहीं है बल्कि सिर्फ उन लोगों को आर्थिक मदद देना है जो कानूनी लड़ाई के दौरान खुद का खर्च नहीं उठा सकते। यह एक सामाजिक न्याय का उपकरण है मेरे दोस्त, जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस केस में पति को राहत मिली जबकि पत्नी को नहीं मिली। अब आप कहें ऐसा क्यों? तो देखो, पति को राहत क्यों मिली? पति ने अपनी दलीलों के साथ पुख्ता सबूत पेश किए। उसने अपनी पत्नी की अचल संपत्तियों और कंपनी से आने वाली इनकम के दस्तावेज दिए कोर्ट में। उसने यह भी बताया कि वह अपने बेटे का पूरा खर्च उठा रहा है, जिससे यह साबित हुआ कि उसके इरादे
नेक थे। अदालत ने पति की दलीलों को तर्कसंगत और विश्वसनीय पाया। समझो कि पत्नी को राहत क्यों नहीं मिली, तो समझो। पत्नी की दलीलें कमजोर थीं। उसने यह नहीं बताया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम क्यों की, और यह साबित नहीं कर पाई कि उसकी इनकम बच्चे की पढ़ाई पर ही खर्च हो रही थी। अदालत ने पाया कि वह सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी इनकम और संपत्तियों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। यह साफ साफ धोखाधड़ी और कानून का दुरुपयोग करने का मामला था। तो दोस्तों, इस फैसले से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कानून का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए है, ना कि धोखाधड़ी या लालच के लिए। अगर आप किसी कानूनी लड़ाई में हैं, तो सच्चाई और ईमानदारी से अपनी दलीलें पेश करें, क्योंकि अदालत सब कुछ देखती है। अगर आपके पास पर्याप्त साधन हैं, तो सिर्फ इसलिए मेंटेनेंस ना मांगे कि आप ऐसा कर सकते हैं। ईमानदारी और सच्चाई ही आपको कोर्ट में जीत दिला सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसे कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के फैसलों से जुड़ा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और हाँ, याद रखें, कानून की सही जानकारी ही आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कानून की सही जानकारी के साथ अपने जीवन को आसान बनाएं।